1997 और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक भूचाल आने वाला था। एक किताब आई, रिच डैड पुअर डैड, जिसने अमीर बनने का एक बिल्कुल नया फलसफा दिया लाखों लोगों को। पर जितनी शोहरत इसे मिली, उतने ही गहरे विवाद भी इसके साथ जुड़ते चले गए। तो सवाल यह है कि ये किताब सच में कोई क्रांतिकारी गाइड है या फिर एक खतरनाक भ्रम? चलिए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले इसके असर का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में इसकी 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक आंदोलन का सबूत है जिसने पैसों को लेकर लोगों की सोच पर वाकई बहुत गहरा असर डाला। और देखिए इसका प्रभाव कितना जबरदस्त था। ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर लिस्ट पर 6 साल से भी ज्यादा तक बनी रही। 51 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। विल स्मिथ जैसे बड़े बड़े सितारों ने खुलकर कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को पैसों का सबक सिखाने के लिए इसी किताब का इस्तेमाल किया। अरे यहां तक कि पीबीएस ने इसे शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित भी किया। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक ग्लोबल फिनोमिनॉन बन चुकी थी। तो आखिर ऐसा था क्या इस किताब में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया? इसकी शुरुआत होती है 2 डैड्स की एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही पावरफुल कहानी से। और यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी किताब की इमारत खड़ी है। यहाँ 2 अलग अलग दुनियाओं का, 2 बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। एक तरफ है पुअर डैड, यानी लेखक के अपने पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, पर पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ है रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जो सिर्फ 8वीं पास थे पर एक कामयाब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बने। उनकी सोच का फर्क देखिए कितना जमीन आसमान का है। एक का मानना था पैसे का प्यार ही सारी बुराई की जड़ है, तो दूसरे का कहना था नहीं, पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। और इसी कहानी से निकल कर आता है वो मुख्य सबक जिसने इस किताब को इतना मशहूर बना दिया। ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसों को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। किताब के मुताबिक अमीर बनने का सारा राज सिर्फ एक चीज को समझने में छिपा है, और वो है संपत्ति या एसेट। इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले ही आप काम कर रहे हों या नहीं। जैसे किराए पर दिया गया कोई घर या एक ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। और इसका ठीक उल्टा है देनदारी, यानी लायबिलिटी। वो हर चीज जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा झटका। किताब कहती है कि ज्यादातर लोगों का अपना घर, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, असल में एक देनदारी है। क्यों? क्योंकि उसकी ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस का खर्चा लगातार पैसा बाहर निकालता रहता है। संपत्ति और देनदारी का ये मामूली सा दिखने वाला फर्क लाखों लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह था। इसने उस रैट रेस को सीधी चुनौती दी जिसमें लोग नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है और फिर बिल चुकाने में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। किताब ने सिखाया कि अमीर बनने का रास्ता सैलरी बढ़ाने में नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने में है। यहां तक तो सब बहुत अच्छा और प्रेरणा देने वाला लगता है ना? लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस रिच डैड के किरदार पर पूरी किताब की नींव टिकी है, उसी का अस्तित्व सवालों के घेरे में आ गया। सालों तक पत्रकार और आलोचक बस यही एक सवाल पूछते रहे, अगर ये एक सच्ची कहानी है तो असल जिंदगी में ये प्रेरणा देने वाले रिच डैड आखिर थे कौन? इस एक सवाल ने एक बहुत बड़े रहस्य को जन्म दे दिया। इस सवाल पर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के जवाब समय के साथ बदलते गए। कभी उन्होंने कहा कि रिच डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर कभी कहा कि उनका परिवार अपनी पहचान छिपाकर रखना चाहता है, और आखिरकार ये बात भी सामने आने लगी कि रिच डैड कोई एक इंसान थे ही नहीं, बल्कि कई लोगों के अनुभवों को मिलाकर बनाया गया एक काल्पनिक किरदार हैं। और फिर साल 2003 में स्मार्ट मनी मैगजीन के एक इंटरव्यू में कियोसाकी ने खुद ही इस बात पर मुहर लगा दी। जब उनसे रिच डैड की सच्चाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हैरी पॉटर सच्चा है, आप रिच डैड को भी हैरी पॉटर की तरह एक मिथक क्यों नहीं मान लेते? ये एक तरह से इस बात को कबूल करना था कि किताब की नींव सच्चाई से ज्यादा कल्पना पर टिकी हुई थी। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि कहानी काल्पनिक है, पर क्या किताब में दी गई सलाह काम की है? यहीं से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस सलाह के असल दुनिया में जो नतीजे हुए वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। जॉन टी रीड जैसे कई बड़े वित्तीय एक्सपर्ट्स ने इस किताब की सलाह को अस्पष्ट, लापरवाह और यहां तक कि पूरी तरह बकवास तक कह दिया। उनका तर्क था कि ये किताब मोटिवेशन देने में तो बहुत अच्छी है, पर निवेश करने की कोई ठोस और सुरक्षित रणनीति बिल्कुल नहीं बताती। किताब में कुछ ऐसी सलाह भी हैं जो नैतिक और कानूनी दोनों ही तौर पर बेहद संदिग्ध हैं।
जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग यानी अंदर की जानकारी का फायदा उठाने को सही ठहराना, या फिर बिना पैसों के मार्जिन पर शेयर खरीदने जैसी खतरनाक बातें करना। अरे एक जगह तो कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए अपनी पालतू बिल्ली को बिजनेस पार्टनर बताने जैसी अजीबोगरीब तरकीब भी सुझाई गई है। और इस तरह की सोच के नतीजे भी सामने आए। जरा इस आंकड़े को देखिए। ये वो रकम है जो एक अदालत ने कियोसाकी की ही एक कंपनी रिच ग्लोबल एलएलसी को अपने एक शुरुआती प्रमोटर को ना चुकाने पर देने का आदेश दिया था। लगभग $24 मिलियन का ये भारी भरकम जुर्माना न चुका पाने की वजह से कियोसाकी की कंपनी को दिवालिया घोषित करने की अर्जी देनी पड़ी। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि दुनिया को अमीर बनाने का राज बताने वाले वित्तीय गुरु की अपनी ही एक कंपनी दिवालिया हो गई। तो इन सब बातों के बाद हम इस सवाल पर आते हैं कि आखिर रिच डैड पुअर डैड की असली विरासत क्या है? क्या ये लोगों को आर्थिक आज़ादी की राह दिखाने वाला एक ज़रूरी टूल है, या फिर ये एक खतरनाक जाल है? इस किताब की पूरी कहानी को इस एक स्लाइड में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, एक तरफ ये पैसों को लेकर मानसिकता बदलने में, फाइनेंशियल लिटरेसी को जरूरी समझने में और नौकरी वाली पारंपरिक सोच को चुनौती देने के लिए वाकई कमाल की है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें दिए गए तरीके साफ नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा कर्ज और जोखिम लेने को बढ़ावा देती है, और आलोचक तो ये भी कहते हैं कि ये लोगों के मन में डर पैदा करके अपने महंगे सेमिनार बेचने का एक मॉडल है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये किताब एक मोटिवेशनल मास्टरपीस है जो पैसे के खेल के वो नियम सिखाती है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते, या फिर ये एक बहुत ही चतुर मार्केटिंग फनल है जो प्रेरणा की आड़ में लोगों को जोखिम भरे और महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ धकेलता है? इसका फैसला शायद हर किसी को खुद करना होगा।